गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो आज का जो हमारा टेस्ट था ये जो हमने आपकी जो बुक है लक्ष्मीकांत, उसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ना, उसमें से हमने कंडक्ट करवाया था। इसमें से जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे या फिर जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने आपको इस टेस्ट में डाले थे। और उसके अलावा ये जो टेस्ट है ये आप देख सकते हो कि इसमें जो ये जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे पूछे जा चुके हैं ना, वो भी आपका इसमें मेंशन था। उसके अलावा आज की जो टेस्ट की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको मैसेज आपके ग्रुप में डाल के आपको कन्वे करवा दिया था कि जो आज की जो एक्सप्लेनेशन है ना उसको ध्यान से सुनना। और जो आपको बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपने जो बहुत से फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, ठीक है। तो जो वो वाले फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये सबके लिए, ठीक है। जो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो नोट डाउन करवाए हुए हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके जो फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करके रख सकते हैं। क्योंकि जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी इनके बनते हैं उन्हीं के ऊपर बनाए हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था ना, इसका जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर यही था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेकिन आपको इस एक्ट के बारे में ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पहला एक्ट था, मतलब इससे पहले भी एक्ट्स आए थे, 2-3 एक्ट्स आए थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्ट था ना जो लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये वाला एक्ट था। ये क्या करता है, ये एक्ट क्या करता है था कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। और इस कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको हैंडल करने या उनको कंट्रोल करने की जो पावर थी वो प्रोवाइड हो जाती थी इस एक्ट से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि ये जो कंपनी थी ये जो अपने जो अफेयर्स थे ये अपने अकॉर्डिंग चलाया करती थी। और इसको क्या कहते हैं, किसी भी तरह से ये रिलायबल नहीं थी या आंसरेबल नहीं थी अपने उसको ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन ये एक्ट आने के बाद इसके जो अफेयर्स थे कंपनी के उनको कंट्रोल किया जाने लगा इसके द्वारा, आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा, ठीक है। तो ये जो आपका एक्ट है, एक्ट ऑफ 1773, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्ट था ऐसा जिसने की कंट्रोल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी जो जो एक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। वो अपनी बुक में जाके ना उनको स्टार मार्क करते जाइएगा आप, और साथ में आपको पता चल जाएगा कि ये वाले जो एक्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट एक्ट है 1773 वाला, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड। तो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वैसे तो एक और बात यहाँ पे नोट करना, ये जो यूपी पीसीएस में जो सवाल पूछे जाते हैं ना ये बहुत ज़्यादा ओवर फैक्चुअल होते हैं ये सवाल, ठीक है। तो इतने इसमें आपको आगे जाके ना ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो आपकी जो पीपीएससी है वो कभी नहीं पूछेगी, ठीक है। या जो दूसरी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे ये ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसे जैसे कि पीपीएससी है ना, वो इस तरीके का सवाल कभी नहीं पूछेगी, ठीक है। कि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कौन से एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा ये जो एडीए वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। अब ये जो फेडरल कोर्ट है ना ये आगे जाके वो बनता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आगे जाके वो बन जाएगा फेडरल कोर्ट। तो उस वजह से क्योंकि उसकी हिस्ट्री रहती है सुप्रीम कोर्ट की इससे फेडरल कोर्ट से, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये वाला एक्ट जो है ना, एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। इस एक्ट को याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इस एक्ट पे भी स्टार मार्क कर लेना। ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। ये लेंथीएस्ट एक्ट है अब तक का, ठीक है। जितने भी एक्ट्स आए थे इसमें क्या कहते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी उसमें ये वाला जो एक्ट था ये लेंथीएस्ट था, ठीक है। और इसके जो बहुत सी जो इसके अंदर जो बातें कही गई थी ना उनको उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सी चीज़ें इसी एक्ट से अपने अंदर इनकलकेट की हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच एक्ट
of the British Parliament abolished East India Company monopoly over trade in India. तो जब कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी ना, तो वो मोनोपोली लेके आई थी। मोनोपोली किस चीज़ की? वो इस चीज़ की मोनोपोली लेके आई थी कि इंग्लैंड से कोई भी और कंपनी वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी, सिर्फ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी ब्रिटिश की तरफ से सिर्फ वही ट्रेड करेगी। तो ये जो इनको मोनोपोली राइट्स दिए गए थे ये उनकी क्वीन के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाए गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इनकी जो क्वीन होती है ना, वो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होता है उसके थ्रू जो इनकी मोनोपोली होती है उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। 1813 के जो चार्टर एक्ट होता है उसके बाद 1813 में ना दो तीन चीज़ें और लेके आते हैं, वो भी अभी बताता हूँ। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के बाद अब जो यूरोपियन इसकी इंग्लैंड की जो दूसरी कंपनीज थी या दूसरी वो थी प्राइवेट कंपनीज, वो भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती थी। उसके अलावा जो 1813 है ना, इसमें कुछ चीज़ें और करने की कोशिश की गई, जैसे कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी मिशनरीज इंडिया भेजनी शुरू की। उससे वो क्या चाहते थे कि इनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। उसके तहत ये चाहते थे कि जो ये वाइट्स है ना, ये गोरे हैं या ये ब्रिटिश हैं, इनका वो है, इनको भगवान ने भेजा हुआ है ताकि ये क्या करें, जो पूरी दुनिया है उसको एजुकेट करें। और ये एजुकेट किस तरीके से करेंगे, जो अपनी इनकी जो लैंग्वेज है उसको लोगों को सिखा के, ठीक है। तो बहुत सी मिशनरीज जो हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बाद इंडिया भेजी जाएंगी, जिनसे क्या होगा कि वो अपने अपने यहाँ पे स्कूल्स वगैरह खोलेंगे और जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी उसको प्रमोट करना ये शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ था सब कुछ चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट, ठीक है। तो ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब हमने पढ़ा था कि 1935 के जो एक्ट था उसके थ्रू जो है इसकी बात की जाती है कि एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। उसके अलावा एक फेडरल ऑफ यूनियन होगा और बहुत सी बातें की जाती हैं कि आरबीआई जैसी एक वो होगी, ठीक है, आपकी एक एजेंसी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगी जो देश का जो डेफिसिट होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, उस सबको हैंडल करेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें की जाती हैं 1935 के एक्ट में। उसी तरीके से फेडरल कोर्ट की भी बात की जाती है 1935 में, लेकिन उसको इस्टेब्लिश होते होते 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1937, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ डायरकी है ना, ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था 1935 के एक्ट में, ठीक है। ये देखो 1935 का एक्ट देख लो आप, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट लाया जाता है 1935 के एक्ट में। तो वो कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डायरकी लाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, जैसे अभी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं तीन लिस्ट में, ठीक है। एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और तीसरी आपकी जो है कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। उसी तरीके से उस टाइम पे भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको 4 पार्ट्स में असल में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक थी आपकी फेडरल लिस्ट, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, तीसरी लिस्ट एक और थी, चौथी लिस्ट थी जो बचते हुए सब्जेक्ट्स थे ना, रेजिडुअल सब्जेक्ट्स, वो उसमें डिवाइडेड थी, ठीक है। मतलब इस तरीके से 4 डिवीजन थी और जो मेन डिवीजन्स थी वो आपकी 2 ही थी, ठीक है, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते थे, आई थिंक 59 के आसपास सब्जेक्ट्स थे, और जो आपकी प्रोविंशियल थी उसमें 54 सब्जेक्ट्स थे। तो जो फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उस पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उस टाइम पे जो सेंटर पे गवर्नमेंट हुआ करती थी। और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उस पर कानून बनाने का हक था ये जो आपके प्रोविंसेस होती हैं, ठीक है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उस पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर क्या है। डायरकी, ऑप्शन 1, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ठीक है। तो इसको डायरकी नहीं कहते, इसको कहते हैं बाइकैमरलिज्म, ठीक है। जब सेंटर में 2 हाउसेस बनाए जाते हैं, जैसे हमारा अभी चलता है ना लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, इसको भी नहीं कहते। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूल, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली। और चौथा है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेट टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो डायरकी ये किसके थ्रू आई थी, अभी मैं बता के गया कि ये आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरार्की सिस्टम एट सेंट्रल लेवल, ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट देखते हैं एक्ट ऑफ 1909। अच्छा, ये वाला जो एक्ट है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नाम याद कर लो, दो नाम याद कर लो इसको ना, एक्ट ऑफ जो 1909 था, इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। और इसको इसी तरीके से याद करना, मॉडले पहले मिंटो बाद में, ठीक है, मिंटो मॉडले नहीं कहना है इसको, मॉडले मिंटो ही कहना है। उसका रीज़न ये बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि आपसे ना सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे ना, तो उस टाइम पे बताओ कि आपके वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। तो ये जब नाम आप याद रखोगे ना, मॉडले और मिंटो, दो तरीके के रिफॉर्म्स आते हैं, एक तो 1909 में आएंगे, एक 1919 में आएंगे, ठीक है। जो 1919 में आएंगे उसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। तो उसमें भी सेम ही क्राइटेरिया रहेगा, आगे जाके इस पे क्वेश्चंस आएंगे तब बता दूंगा, ठीक है। तो अभी लिख लो, ये जो मॉडले और मिंटो रिफॉर्म्स, इसको 1909 वाले रिफॉर्म्स को मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली बात की गई थी इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये होता है कि उस टाइम पे ये बात डिसाइड हुई कि मान लो कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो जो हिंदू कम्युनिटी के जितने भी लोग होंगे ना, वो उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर उसके खिलाफ कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है ना, तो वो उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं डाल सकते, वो हिंदू कैंडिडेट को ही वोट डालेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही था, ठीक है। तो ये कौन से किसके थ्रू आया था, मॉडले मिंटो के थ्रू, ठीक है। तो जो मॉडले था उस टाइम पे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और जो मिंटो थे वो उस टाइम पे वाइस रॉय थे, ठीक है। तो ये लिख लेना अपना कहीं पे साइड पे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ये वाले नोट्स बनवाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का पहले मतलब समझ लो। उसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वो सुप्रीम होगा, जो सारी पावर्स होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास होंगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ लाई गई थी, ये लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्ट में ना एक और बात कही गई थी कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि पूछ लिया जाता है ना किस एक्ट में ये पहली बार मेंशन किया गया था कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो वो मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो ये कौन से एक्ट के थ्रू की गई थी, बाइकैमरलिज्म, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। और इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक तो आपकी लोकसभा होगी और एक होगी आपकी राज्यसभा, ठीक है। तो जो दो हाउसेज है ना, जिसकी जहाँ पे दो हाउसेज की बात होती है, तो उसी चीज़ को कहा जाता है बाइकैमरलिज्म, ठीक है, या बाइकैमरल। तो ये आपका लाया गया था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। उसका दूसरा नाम यही है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उसमें जो मॉन्टेग्यू थे वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और जो क्लेम्सफोर्ड थे वो थे आपके वाइस रॉय, ठीक है। इस पे भी सवाल बन जाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, ठीक है। तो ये हमने अभी किया है 1919 वाला एक्ट, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने आपको, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज ए रेलिक ऑफ, तो जो प्रेसिडेंट की ये जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है ना, आर्टिकल आई थिंक 123, ठीक है, आर्टिकल 123 जो प्रेसिडेंट को पावर देता है, और आर्टिकल 213, ठीक है, 213 ये पावर देता है गवर्नेंस को, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे जब जो आपका कोई भी हाउस है वो इसमें ना हो, सेशन में ना हो, ठीक है। उसी पॉइंट पे जो ऑर्डिनेंस है वो इशू की जा सकती है। जो पिछले जो साल गया ना हमारा, इसमें ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जो थी इशू की गई थी, तो इस पे जो ऑर्डिनेंस पे जो सवाल बनते थे वो बहुत ज़्यादा बनते थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आपकी ऑर्डिनेंस थी ये इंपॉर्टेंट थी पिछले साल, ठीक है। इस साल अभी ऐसा कुछ भी ऐसा ऑर्डिनेंस से रिलेटेड नहीं हुआ है, तो अगर होता है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस वाली बात भी की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आगे चलते हैं।
which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of the country. ठीक है, तो ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833. नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स. ठीक है, तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, ये अभी हम करके गए हैं. ये था एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, मैंने इसमें बताया था ना कि चार लिस्ट आई थी. ठीक है, उनमें से दो लिस्ट थी, एक थी फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे. फेडरल लिस्ट पे जो कानून बनाने का जो हक था वो सिर्फ उसके पास था, आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो ये था आपका प्रोविंशियल लिस्ट, इस पे जो कानून बनाने का अधिकार था, इसमें 54 सब्जेक्ट्स थे, इसमें कानून बनाने का जो अधिकार था वो था इसके पास, आपकी जो प्रोविंस में गवर्नमेंट हुआ करती थी. ठीक है, उसके पास. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. द प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन, ये जो आपका एक्ट है ना 1935 का, इसकी फर्स्ट लाइन ही ये थी. ठीक है, फर्स्ट लाइन थी कि इंडिया जो होगा ये एक फेडरेशन होगा. ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन वाली लाइन उसमें मेंशन है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया. ठीक है, तो ये भी इसी के थ्रू, क्योंकि उसमें बार बार फेडरल की बात हो रही है ना, जैसे फेडरल कोर्ट की बात हो रही है, उसी तरीके से आपका फेडरल बैंक की बात होगी जिसको बाद में आरबीआई बना दिया जाएगा, और वो कह रहा है कि इंडिया एक फेडरेशन होगा. ठीक है, तो बार बार ये फेडरल पॉलिटी की बात की जा रही है, तो वो किस एक्ट में की जा रही है, वो 1935 का एक्ट है. ठीक है, इसकी जो आप इसकी जो उसकी पढ़ोगे ना इस एक्ट में क्या क्या था, तो उसमें देखोगे कि बार बार वहाँ पे फेडरलिज्म की बात होगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. In the federation established under the Act 1935, the residuary powers were given to, ये असल में प्रोवाइड करवाई गई थी वाइसरॉय को. ठीक है, और जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको चेंज करके वाइसरॉय कर दिया था. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे असल में जो आपका जो एक्ट है उसमें वाइसरॉय मेंशन है. ठीक है, और इसका जो आंसर है वो भी वाइसरॉय है. तो और उसके अलावा ये जो बाकी के जो ऑप्शंस बनते हैं ना वो इसके ऑप्शंस नहीं बनते. ठीक है, तो इसी वजह से ये जो गवर्नर जनरल है ये आपका राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is not, ध्यान रखना, not an important and permanent constituent, not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है उसमें से इनमें से जो कौन सा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर नॉट एन इम्पॉर्टेंट और परमानेंट नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं जो उसमें क्या कहते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. नेक्स्ट, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर. ठीक है, इसकी बात होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की बात होती है उसमें. नेक्स्ट, एनविसेजिंग अ कैपेसिटी, ये स्कीम फॉर फेडरेशन. ठीक है, फेडरेशन की बात तो बार बार हो रही है. नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है, कि जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं जो बात की गई थी वो थी इसकी, ये वाली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, तो इसकी बात उसमें नहीं की जाती है. दूसरा, इसको कभी इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया. ठीक है, आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात को, क्योंकि ये तो काफ़ी आगे जाके जब वेवल प्लान वगैरह आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, उसमें ये बात की जाएगी कि इंडिया को जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21. वन अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो 1935 का एक्ट देखते हैं कि कौन सा जो है सेलिएंट फीचर नहीं है इसमें. ठीक है, ये नॉट पे ध्यान रखना है आपको. द एक्ट प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये तो है. ठीक है, नेक्स्ट, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. ये अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में.
नेक्स्ट देखते हैं, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, ये ट्रू है। इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड इट द सेंटर, ठीक है, डायरकी इन्होंने प्रोविंशियल लेवल से हटा दी और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटर पे, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। यहाँ पे जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स थे ना, इसकी जो पावर थी वो प्रोवाइड करवाई गई थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को नहीं प्रोवाइड करवाई थी। अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि वो किसको प्रोवाइड करवाई गई थी, यहाँ पे वाइस रॉय को, ठीक है, वाइस रॉय, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बी वाला करेक्ट है, ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्ट से बहुत सी बातें उठा के हमने बातें लेके हमने जो अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाते हैं, आज के क्वेश्चंस उस पर भी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी क्वेश्चंस आएंगे कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन उसके मेंबर रहते हैं, आज उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। तो जो ये था ना एक्ट ऑफ 1935, इसकी बहुत सी बातें जो हैं हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनकलकेट की हुई हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका राइट आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, ठीक है, बर्मा फ्रॉम इंडिया। तो यही जो एक्ट था ना 1935 का, इसी के एक्ट के थ्रू जो बर्मा है ना उसको इंडिया से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। बर्मा है जिसको आज का आप म्यांमार कहते हो, ठीक है, उसको पहले बर्मा कहा जाता था, तो उसको इंडिया से अलग कर दिया जाता है। कौन से एक्ट के थ्रू? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके थ्रू। और वो रीज़न ये देते हैं कि बेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए हम इसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये रीजन बहुत बड़ा है तो इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रही, तो इसी वजह से हम इसको अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय, तो ये जो प्रपोजल था ये आता है 1942 में क्रिप्स मिशन के थ्रू, ठीक है, क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है, ये मिशन करके रखना इसको याद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज, तो ये जो बिल था ना ये काफ़ी मतलब चर्चा में था, 1883 में ये बिल आता है इल्बर्ट बिल, और इसमें बेसिकली क्या कहा गया था कि पहले को क्या हुआ करता था कि जो इंडियन जज हुआ करता था ना वो इसको सज़ा नहीं दे सकता था किसी भी ब्रिटिश को, या फिर जो ब्रिटिश और इंडियन को सेम जुर्म के लिए सेम सज़ा नहीं मिलती थी, ठीक है। ब्रिटिश अगर कोई जुर्म करता है तो उसको लीनियंट सज़ा दी जाती थी, और अगर वही जुर्म इंडियन करता है तो उसको ज़्यादा सज़ा दी जाती थी, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बिल लाया गया था कि जो इंडियंस और यूरोपियंस हैं उनको बराबर किया जाए, ठीक है, जितनी सज़ा इंडियन को दी जाती है उतनी ही यूरोपियन को दी जाए, और उसके अलावा जो इंडियन जजेस हैं वो भी यूरोपियंस को सज़ा दे सकें, ठीक है। तो इस वजह से ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट इक्वल स्टेटस, ठीक है। लेकिन ये बिल जो होता है ये फेल हो जाता है, ठीक है, ये बिल कभी पास नहीं हो पाता। 1883 में ये बिल आया था, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव करना था, तो ऑब्जेक्टिव है उसका ए, तो 25th क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एज पर कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड एलोकेट मेंबर सीट टू ईच प्रोविंस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये प्रोपोर्शन डिसाइड करनी थी कि जो एक मान लो इंडिया की जो पॉपुलेशन अगर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी ना, तो हर 10 लाख की पॉपुलेशन के पीछे हमने एक जो अपना रिप्रेजेंटेटिव था उसको भेजना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 10 लाख, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो इनमें से जो कौन था वो कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था, वो था या मेंबर नहीं था, वो थे विलियम वुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर, तो ये हमने अभी किया है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर कैबिनेट मिशन 1946। प्रपोजल कौन से किसके थ्रू आता है? प्रपोजल आता है क्रिप्स मिशन के थ्रू, ठीक है, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसको इलेक्ट किया जाएगा, जो क्या करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, ठीक है। लेकिन जो ये जो असेंबली जो इस्टेब्लिश की जाती है वो की जाती है कैबिनेट मिशन के थ्रू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, in the interim government formed in 1946 the vice president of executive council was, तो ही वॉज जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने बहुत से पोर्टफोलियोज ना अपने पास रख लिए थे, ठीक है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो पोर्टफोलियो था ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास ही था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, who of the following was not the member of interim national government formed in August 1946? तो इसमें जो आपके ये जो सी राजा गोपालाचारी है ना, इसमें इंटरिम गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है ना उसमें दोनों दिए हुए हैं, एक तो इंटरिम गवर्नमेंट के भी मेंबर्स दिए हुए हैं और उसके अलावा जो आपकी जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है उसके मेंबर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे मेंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ नाम जो हैं मैं बताने जा रहा हूँ, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो सी राजा गोपालाचारी, इनके पास जो कौन सी मिनिस्ट्री थी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सी राजा गोपालाचारी थे उनके पास जो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लेना। नेक्स्ट, और जिनके पास बुक है वो बुक पे स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट था। आगे थे जगजीवन राम, इनके पास जो था लेबर डिपार्टमेंट था, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री थी इनके पास। ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ना, इनके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं थी, ठीक है। तो ये इसका पार्ट नहीं थे, ठीक है, इसका मेंबर नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, तो ही वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है ये बेसिकली आपकी आती है खिलाफत आंदोलन के बाद, ठीक है। जब खिलाफत आंदोलन आता है उसके बाद ये स्वराज पार्टी है ना, ये खुद को ना कांग्रेस से अलग कर लेती है। जो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो होते हैं मोतीलाल नेहरू वगैरह, ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं वो इनके मेंबर होते हैं स्वराज पार्टी के। ये कांग्रेस से खुद को अलग कर लेते हैं लेकिन बाद में जाके ये उनसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब ये खुद को अलग करते हैं ना तो उस पॉइंट पे जो इनका खुद को अलग करने का जो रीज़न था वो यही था, ये चाहते थे कि जो इंडिया है इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो इंडिया है जब आज़ाद हो तो उसी के थ्रू इसको वो किया जाए, रूल किया जाए, ठीक है। तो ये जो लाया जाता है सबसे पहले जो आइडिया लाया जाता है ये लाया जाता है स्वराज पार्टी, कब 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इनमें से इनकरेक्ट देखनी है हमें कि इनकरेक्ट कौन सी है। तो चारों ऑप्शंस देख लो, आप पढ़ लो। तो जो इसमें जो इनकरेक्ट था वो था ऑप्शन नंबर सी, इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि हर वो बच्चा जिसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है वो वोट दे सकता है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स थे इनको इलेक्ट किया गया था, ठीक है, बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 33 उसका जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर, अभी की हमने ये थे इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं थे, ये थे इलेक्टेड मेंबर्स। और इनको इलेक्ट किसने किया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ने, ठीक है। जो प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी ना, मतलब आप ऐसे मान के चलो कि जो स्टेट की जो असेंबली थी ना, जैसे स्टेट्स की असेंबली होती है ना जिसमें एमएलएज वगैरह जाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये इलेक्ट हुए थे ये लोग जिन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड? रिपीटेड क्वेश्चन, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। अब ये देख लो कि ये सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है, 1993 में, ठीक है, यूपी पीसीएस, आईएएस प्री में पूछा जा चुका है 2013 में, उसके अलावा आईएएस प्री में 2002 में, ठीक है, 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में के प्री में पूछा जा चुका है और उत्तराखंड में प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इनमें से जो कौन थे जो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है।
अब यहाँ पे ना आप कई बार पढ़ते होगे कि वो जो मेंबर थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये जो मेंबर थे ना ये इलेक्टेड मेंबर नहीं थे। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहले दिन इकट्ठी होती है ना तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि ये सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, इनकी एज बहुत ज़्यादा थी, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। तो जो हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना एक फ्रेंच प्रैक्टिस होती है, फ्रेंच प्रैक्टिस में क्या किया जाता है कि पहले दिन ना जो आपका जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है एज वाइज, ठीक है, उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। और जो वो चेयरमैन होता है ना और जो वो चेयरमैन होता है वो क्या करता है कि जो नेक्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन होता है ना, जिसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको मतलब वोटिंग के थ्रू उसको इलेक्ट किया जाता है, वो उसको जो है क्या कहते हैं आपको, उसको वो कसम दिलवाता है, ठीक है। तो वो एक वो होती है ना आपकी इसमें कि इनको वो कसम कौन दिलवाएगा, ठीक है। तो कि जैसे इनको जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनको भी कसम दिलवाई जाती है, ठीक है, या फिर ये आपके गवर्नर्स होते हैं या फिर जो आपके जितने भी जजेस होते हैं इनको कसम दिलवाई जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है ये जो इनका काम था सच्चिदानंद सिन्हा का, ठीक है। तो ये सिर्फ एक दिन के लिए चेयरमैन बने थे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे जो फर्स्ट जो इलेक्टेड चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें वर्डिंग के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। तो अगर वर्डिंग के अकॉर्डिंग सच्चिदानंद सिन्हा बनते हुए तो सच्चिदानंद सिन्हा पे टिक करना, और अगर नहीं बनते हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले इलेक्टेड चेयरमैन थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। अगर टेम्परेरी मेंबर पूछ लिया जाए ना, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन, तब इनका नाम आएगा सच्चिदानंद सिन्हा का, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 37। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो जो फर्स्ट, अब देखो अब इसमें आएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग की इनको चेयर किन्होंने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने फर्स्ट मीटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आ गए आपके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। ये जो पिछले क्वेश्चन शुरू हो गए थे ना, ये भी सारे उसी में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 11 बजे जो मीटिंग स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 बजे 11 o'clock मॉर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अब फैक्चुअली हैं क्वेश्चंस। The resolution for giving a giving Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd of January 1947, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है 9 दिसंबर को, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को है अडॉप्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, वो किया जाएगा 22 ऑफ जनवरी 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये प्रीएम्बल था, ये प्रपोज किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो किन्होंने प्रेजेंट किया था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें लिए गए थे 12 सेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो इसमें ना एक थोड़ा सा ये याद रख लेना, मैंने तरीका बनाया हुआ है इसको याद रखने का, 9 2 11, ठीक है। तो 9 × 2 कितना होता है 18, ठीक है, और 9 2 11, 2 और 11, ठीक है। तो इससे आपको याद रह जाता है कि इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और 12 टोटल मीटिंग्स लगी थी, ठीक है। उसके अलावा इसको याद रखने का एक तरीका और भी है कि क्या कहते हैं, इसमें ना एक लाइन बड़ी फेमस है कि कुछ ना लोग होते हैं यूट्यूब पे, वो क्या कहते हैं कि हम इतने घंटे में जो आपका ये जो आपकी पॉलिटी है उसको कवर करवा देंगे, 50 घंटे में कवर करवा देंगे, 60 घंटे में कवर करवा देंगे, 120 घंटे में कवर करवा देंगे ना। तो उसके लिए ना एक बड़ी फेमस ही लाइन है, उसके लिए लाइन ये है कि
कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैंने खुद को लिखने के लिए ना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए हैं, ठीक है, और आप इसको 12 घंटों में या 60 घंटों में किस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये लाइन बड़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो जो इसके चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। तो जहां पे भी प्रोविंसेस की बात होगी ना वहां पे ये आ जाएंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार पटेल, क्योंकि इन्हीं का मेन काम था कि जो प्रोविंसेस थी ना उनको एक साथ लेके आना। जब ये छोड़ के जाते हैं ना अंग्रेज हमको, तो ये सारी प्रोविंसेस होती हैं, उनके सामने ये शर्त रख के जाते हैं कि या तो वो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रास्ते होते हैं उनके पास। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये सबके पास हर एक प्रोविंस में जाते हैं और उनके जो जितने भी जो वहाँ पे जो प्रोविंसेस के जो हेड होते हैं उनको मनाते हैं, ठीक है। तो जो जितनी भी प्रोविंसेस थी ना उनको मनाने की जो जिम्मेदारी थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो कितनी बार पूछा गया है, IAS प्री में 2009, फिर छत्तीसगढ़ PCS 2003, मध्य प्रदेश PCS 2000, गुजरात PCS 2018, UPRO ARO मेंस 2014, उसके अलावा आपका PCS है उसमें 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। तो जो इसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा कंफ्यूज करता है ये सवाल, ठीक है। इसमें टोटल जो थे वो 7 मेंबर्स थे, ठीक है, टोटल 7 थे इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स, ठीक है। अदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिला के 7 मेंबर से, तो अदर मेंबर कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो 49 का टोटल 7 है, इतना याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग देखते जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जवाहरलाल नेहरू ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर किस तारीख को, ऑन 29 अगस्त 1947 को। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। ये जो एडवाइजर का काम किया था ना ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है BN राव, इनको लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी देखो कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट था जो प्रिपेयर किया गया था ये किया गया था इनके द्वारा, BN राव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी, ठीक है। तो जो इसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग, इसकी 3 रीडिंग्स हुई थी, ठीक है। आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना तो इसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। तो जो इसकी थर्ड रीडिंग होती है उसमें क्या कहते हैं वो होती है 17 नवंबर को, ठीक है। अब बस जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है, ठीक है, रेडी पहले ही हो चुका था, अब इसकी रीडिंग्स होनी है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थर्ड रीडिंग इसकी होती है 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड ऑन, तो ये कंप्लीट हो जाता है, थर्ड रीडिंग होती है 17 नवंबर को, तो ये जो कंप्लीट हो जाता है ये हो जाता है नवंबर 26, 1949 को। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, इसको अडॉप्ट कब कर लिया जाता है 26 नवंबर को, उसी दिन इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ये फोर्स में कब आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स ऑन, इसको फोर्स में लाया जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, कंप्लीट कब हो गया था और अडॉप्ट कब हो गया था, ठीक है। कंप्लीट हो जाता है ये
इसकी जो थर्ड रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है 17 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, फिर इसके बाद वहाँ पे उसके साइंस वगैरह होते हैं, ठीक है। जो बाकी मेंबर्स होते हैं ना, उनके साइन होने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सभी ने साइन किए हैं, जो उसके जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सभी के उस पर साइंस हैं। तो उसमें उस सारे को साइन होने के बाद 26 नवंबर को उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, या कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उसको 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो पंडित नेहरू है ना, उन्होंने क्या किया था कि 1930 में ना एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था कि जो हमारा जो 26 जनवरी होगा ना 1930 को, ठीक है, 1930 की जो 26 जनवरी होगी उसमें हम ना खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट पे ये हो नहीं पाया। तो ये चाहते थे कि जो 26 जनवरी है ना, इसको मतलब हमें किसी तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। तो ये 26 जनवरी को ना हम रिपब्लिक डे इसी वजह से मनाते हैं, क्योंकि उस दिन से इन्होंने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स आएगा, ठीक है। उसके मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फोर्स में कब से आएगा, वो आएगा 26 जनवरी को, ठीक है। वो हालांकि बनके तैयार हो चुका था 26 नवंबर को ही, ठीक है। और इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं ना जो हमने 26 नवंबर से अडॉप्ट कर ली थी, जैसे सिटीजनशिप हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप आएगा, या दूसरे जो उसके होते हैं फंडामेंटल राइट्स, कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने अडॉप्ट कर ली थी 26 नवंबर से ही, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 26 जनवरी वॉज सिलेक्टेड एज डेट ऑफ इनॉग्रेशन, किसकी वजह से, रीज़न, तो वो रीज़न मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कांग्रेस हैज़ ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930, ठीक है। नेक्स्ट 61, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय, it was adopted by British ये Constituent Assembly. Next, Constitution of India enacted in 26 नवंबर 1949 बाय, तो इसको इनेक्ट किया था ये भी Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना, ये उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, 26 नवंबर को, ठीक है। 26 जनवरी होती है उस दिन रिपब्लिक डे होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है 26 नवंबर को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, तो ये इलेक्ट हुए थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ये सवाल बहुत बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मेंशन किया है, त्रिपुरा पीसीएस। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, यूपीएससी भी सवाल पूछ चुकी है, पीसीएस भी सवाल पूछ चुकी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला 64th इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये उस टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा जब इनके बर्थ या उसको ना मतलब बहुत से 10 साल 100 साल हो जाएंगे या इस तरीके से हो जाएगा ना, तो उस पॉइंट पे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होंगे उस पॉइंट पे ये इनका जो ईयर ऑफ बर्थ या फिर डेथ जो डेथ ईयर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे नोट डाउन कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है 1891 में उनका बर्थ होता है और जो उनकी डेथ होती है वो 1956 में हो जाती है। नेक्स्ट, इन विच ईयर जनगण मन वॉज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम, तो इट वॉज अडॉप्टेड इन 1950, ठीक है। और ये लिखा किन्होंने था, ये लिखा था हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट एम्बलम वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी को 1950, ठीक है। तो कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या कहते हैं कितने स्पूक्स हैं, ठीक है। तो इसमें आई थिंक 24 स्पूक्स हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना उसमें 24 स्पूक्स हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द अडल्ट फ्रेंचाइज, अच्छा, डेफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर वॉज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये एडवोकेट की गई थी मौलाना आज़ाद के द्वारा। उन्होंने बोला था कि हम 15 साल के लिए ये कर देते कि एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो हम ये किया करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको वो किया जाएगा, इलेक्ट किया जाया करेगा, ठीक है। तो ये जो लेके आए थे, ये लेके आए थे मौलाना आज़ाद। Who among the following advised that Indian National Congress should be disbanded as political party after the independence of India, तो ये एडवाइस दी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट, in their nationalist reaction the foundation fathers of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है।
नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, हु सेड दैट? तो ये बोली थी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, हाउ मेनी वुमेन मेंबर वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो उसमें थी 15 विमेन मेंबर। नेक्स्ट, द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम? तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कहाँ से डिराइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से पावर डिराइव करता है? वो डिराइव करता है पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है, याद रखना है इसको। हाउ मेनी प्रोविंसेस वर, in how many provinces was the Congress ministry formed in the election of the year 1937? तो कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में जो अपनी जो सरकार थी वो बनाई थी। Which of the following are the principal features of Government of India Act 1919? ठीक है, तो कौन कौन से जो उसके फीचर्स थे वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, ये तो हमने अभी किया, ठीक है, कि ये जो फीचर था उसका डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस में भी डायरकी लेके आए थे वो, ठीक है, तो ये आया था 1919 के एक्ट के थ्रू। उसके साथ मतलब लिस्ट दे दी गई थी ना, इसको प्रोविंस को भी लिस्ट दे दी गई थी कि इस लिस्ट पे आप कानून बना सकते हो, और दूसरी पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाएगी कानून, ठीक है। उसके अलावा द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाया था कि ये आया था 1909 में। हमने कौन सा करना है? 1919 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस, ठीक है, तो वही आ गया ना, डायरकी पावर्स दे दी थी लेजिस्लेचर को प्रोविंसेस में, ठीक है। तो जो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 1 और 3, सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, Which of the following statement are not true in relation to constituent assembly? ठीक है, कौन कौन सी ट्रू नहीं है? Assembly was based on adult suffrage, ठीक है, तो it was not based on adult suffrage, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है? नॉट इनकरेक्ट ढूंढनी है हमें तो, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, ठीक है, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है। नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, वन आंसर है हमारा। नेक्स्ट, द असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंसेस में हुए थे, फिर वहाँ से जो आपके वो गए थे क्या कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग भेजे गए थे। असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ठीक है, तो जो असेंबली थी वो मल्टी पार्टी बॉडी थी, तो ये मल्टी पार्टी बॉडी नहीं थी। नेक्स्ट, असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटीज़, ठीक है, तो ये भी जो आंसर है वो है इनकरेक्ट है हमारा। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है वो बनता है 1 और 2, ठीक है, कि जो कौन सा हमने ढूंढना था नॉट ट्रू है, ठीक है, नॉट ट्रू ढूंढना था, तो ये दोनों जो हैं ये नॉट ट्रू हैं और ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो हमें नॉट ट्रू ढूंढना था, तो आंसर 1 और 2 हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 77, इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज और आर करेक्ट, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से इसमें करेक्ट हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यस ये करेक्ट है। प्रीएम्बल फुलफिल वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और आपका जो सिलेबस है उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं प्रीएम्बल के मेंशन हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पढ़ के जाइएगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में हम वो भी करवाएंगे आपको। नेक्स्ट, पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड / डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, ठीक है, तो जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे वो इनडायरेक्टली हुए थे, ठीक है, लोगों ने प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया था, जो मेंबर्स थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया था, ठीक है, तो ही वाज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, रादर ही वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 और 3, ठीक है, हमें करेक्ट ही चूज़ करना था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ इसकी क्या कहते हैं आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो वो मेंबर्स थे, एक तो एन गोपालस्वामी, दूसरा अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, ये दोनों जो थे ये मेंबर थे इसके आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने भी 7 मेंबर्स हैं ना उनके नाम याद कर लो, इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, Consider the following statements. The design of national flag was adopted by Constituent Assembly in India on 22nd of July 1947. ठीक है, इसमें
क्या करना है, हमें करेक्ट चूज़ करना है। तो जो फर्स्ट वाला है ये तो करेक्ट है, ठीक है। ये 22 जुलाई को इसको डिज़ाइन जो है उसको अडॉप्ट करते हैं हम। द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पूक्स, ठीक है। तो ये 21 नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि ये कितने हैं, 24 है, ठीक है। तो 21 ये इनकरेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग, तो ये रेशियो 3:2 है, ठीक है, 3:4 नहीं है। अदरवाइज आपको पता था ना कि फर्स्ट सही है और 2 का आपको पता चल गया था, 2 रॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद 3 देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो ओनली 1 बनता, ठीक है। अगर 1 और 3 ऑप्शन में होता ना, फिर आप थर्ड वाला देख लेते, ठीक है। तो इसकी वैसे जो रेशियो बनती है वो बनती है 3:2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, consider the following statements. The discussion of third roundtable conference eventually led to passing of Government of India Act 1935, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, करेक्ट है, ठीक है। तो जो हमारे दोनों ऑप्शंस हैं दोनों करेक्ट हैं। तो जो राइट आंसर है वो है सी, 80 का आंसर सी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड, ठीक है। तो देखते हैं, लिस्ट देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये कौन से एक्ट के थ्रू आएगा। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू आया था, बी का 1 रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही किया था ना, बी का 1। तो बी का 1 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और 1 होता तो उससे हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो इतना ही हमें, इतने से ही क्लियर हो जाता। उसके अलावा ये वाली चीज़ भी मैंने आपको अभी अभी करवाई है, ठीक है, मतलब इसी क्लास में करवाई है। परमिशन टू इंडियन मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ठीक है। तो वो कहाँ से आती है, वो आती है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो जो आपका जो सी है उसका आंसर क्या होना चाहिए, सी का आंसर होना चाहिए 3, ठीक है। तो वो यहाँ पे है, ठीक है। और ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपका आंसर यहीं से ही निकल जाना था। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल, ठीक है। तो जो वेवल प्लान था उसने हाँ ये बात कही थी, तो जो हमारी असर्शन है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं रीज़न, वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखो जब वेवल प्लान आया था ना तो इनको इतना पता चल गया था कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो पार्टीशन है ना, इसको रोका नहीं जा सकता, ये होके ही रहेगी, ठीक है। तो चाहे ये काउंसिल में मेंबर्स को इक्वल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये जो पार्टीशन थी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो जो इसका जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है सी, कि ए तो ट्रू है लेकिन जो आर है वो फॉल्स है, ठीक है। ये किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट एक्स एंड वाई, ठीक है। लिस्ट देखते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राजस्थान प्रिंसली स्टेट, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो देखते हैं ये कौन कौन है। ओके, वीटी कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी एंड एच.सी. मुखर्जी। तो जो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है ना वो तो ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो चेयरमैन थे ना यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के, ठीक है, ये थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के जो मेंबर थे, ये थे आपके ये जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से जो आपका आंसर था वो निकल जाना था, ये देखो। नेक्स्ट, assertion, the constitution of India provided for all assertion, the constitution of India provide for all the necessities of the country, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है, ठीक है, मतलब हर तरीके की जो नेसेसिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाता है। इसमें लिखा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रीज़न बीइंग, ये आगे के जो आपके जो टेस्ट आएंगे उसमें आपको जो रीज़न है वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज जैसे हमने ना बहुत सी चीज़ें जो अडॉप्ट की हैं, ठीक है, जैसे कनाडा से हमने कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, ठीक है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है, फिर उसके बाद जो प्रीएम्बल है ये हमने अडॉप्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है, ब्रिटिश से हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है, रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट किया है, ठीक है हमने,
और जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं इसको अडॉप्ट किया है। उसके अलावा यूएसएसआर से हमने सोशलिज्म जो मॉडल है उसको, या सोशलिस्ट जो वर्ड है ये वहीं से आता है, आपका रशियन रेवोल्यूशन से आता है, ठीक है, तो उससे अडॉप्ट किया है। उसके अलावा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, इसी वजह से इसको अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ऑल द नेसेसिटी ऑफ द कंट्री, इसकी ये जो करेक्ट रीज़न बनता है ना, ये इसका कोई रीज़न नहीं बनता कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्टेड कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो तो ट्रू हैं, लेकिन जो ये है, जो रीज़न है, ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एजर्शन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, तो ट्रू है, सबको पता है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आपके जो इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये जो स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाली जो एजर्शन है ये उसका करेक्ट रीज़न नहीं बनती, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस वजह से है, क्योंकि इंडिया जो है वो लोगों के द्वारा गवर्न किया जाता है, ठीक है। लोग अपने इनको चुनते हैं, नुमाइंदों को चुनते हैं, और वही जो है आगे जाके सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ना, वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। बहुत से आपके जो फैक्ट्स होंगे वो आपको नहीं पता होंगे, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आप जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज़ है ये आगे चलती रहेगी, ठीक है, इसी में मॉक टेस्ट में, और हम इसी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशंस देते रहेंगे, ठीक है। और जो इसकी जो आंसर की है वो क्या कहते हैं, वो भी अपलोड कर दी जाएगी आपके उस पर टेलीग्राम चैनल पे भी, और जो आपका जो ग्रुप है उस पर भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे ये जो कोर्स हमारा ये जो चल रहा है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं या जो फर्स्ट टाइम जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बता देते हैं कि ये जो हमारा कोर्स चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप इसमें इनरोल करने के लिए ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है ना, 8264094255, ठीक है, इस पे कांटेक्ट करके आप खुद को इनरोल करवा सकते हो। ये जो आपका ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा हमारे कोर्स में इनरोल करने के लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो, तो सिर्फ अगर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासेज हैं सिर्फ वो लेना चाहते हो, तो वो भी आपको 5000 पे करके आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी क्लासेस हैं जो हमने कवर की हैं वो आपको 5000 पे करके, तो वो आपको जितनी सारी क्लासेस हैं, जितना भी आपका सिलेबस है ना, वो सारा का सारा इसमें कवर है आपकी क्लासेस के अंदर, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी 5000 में, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें। और आप आई होप कि जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी सिलेक्शन ज़रूर हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच, और आपको बेस्ट विशेज़।